मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त जो है अहमदाबाद में है, क्या कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आप। मामले हैं, अस्पताल से भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर और वहाँ पे ड्रिप चढ़ती गई, क्या नहीं होगा। शराब से लोग मर गए, जब शराबबंदी है, नकली शराब बना पीने पड़ता उनको। और मौलवी के अंदर क्या हुआ मालूम आपको, मैंने तो सुना बाद में 12 लाख भी खर्च हुए। अब कल्पना कीजिए 135 लोगों की जान चली गई। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से सरकार को, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मौलवी की घटना को गंभीरता से समझें कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठाने की तकलीफ क्या सरकार को, वो क्या करेगी। वो कम से कम बयान लेगी, तय तक जाएगी किस कारण से ये ब्रिज गिरा है, गलती किसकी रही, किसने कोताही बरती, वही तो करेगा और क्या करेगा। और सजा मिलेगी लोगों को तो आगे कब। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भय रखेंगे कि पता नहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, यही तो गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री सहित, ये भी एक उदाहरण है क्यों बदल गई। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्याय कमीशन बनाने जा रही है, जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके। मैनिफेस्टो की मॉनिटरिंग, जन घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग सरकार बनने के बाद में कैबिनेट में तो हो गई होगा वो, उसके बाद में सरकारी अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी लगाकर कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्याय कमीशन बनाया जाएगा। ये इस प्रकार की प्रोविजन किए गए मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आपको मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। जो वचन दिए गए राहुल गांधी जी द्वारा, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, और वचन कोई एक्स्ट्रा हुए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो वो आपको बाबरिया जी बताएंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो का सरकार के डॉक्यूमेंट बनाना और उसको जिस रूप में प्रस्तुत करना, बहुत मेहनत की गई है बाबरिया जी की पूरी टीम द्वारा। 6 लाख लोगों तक पहुंचा गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप सोच सकते हो 6 लाख लोगों तक कैसे पहुंचे होंगे, वो बताएंगे बाबरिया जी आपको। परंतु एक प्रयास किया गया, जनता का माइंड क्या है, वो क्या सोचती है, उनके सुझाव क्या है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और ये जो अभी मेरे को एक डेलीगेशन मिला, ये भी पहली बार हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बना हुआ था यार गुजरात के अंदर। आप एक शिलान्यास तो वापस शिलान्यास नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया गया, रिफाइनरी का हमने शिलान्यास कर दिया था राजस्थान के अंदर। नीचे विरूपा मोइली आ गए थे केंद्रीय मंत्री, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी एनपी की, वो आ गई थी। आप यूपी गवर्नमेंट की इतना बड़ा प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया था, सरकार बदल गई और उसके बाद में रोक दिया गया। 5 साल बाद वापस शुरू करने लगे, तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया वापस। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, एतराज किया कि एक बार शिलान्यास हो गए हैं, मंत्र पढ़े जा चुके हैं, दोबारा मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे बताओ। कैसे पढ़े जाएंगे। तो प्रधानमंत्री पीएम ने क्या किया, नए कार्ड छपाए होंगे मेरे ख्याल से, और लिखा प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं। मतलब 5 साल से कार्य शुभारंभ नहीं किया, शिलान्यास हो गया हमारे वक्त में, अब कार्य प्रारंभ के उपलक्ष्य में आ रहे हैं, और वो आए वहाँ पर। अब बताइए आप, सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते, जरूर थोड़ी वो गुजरात में बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी
कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, उससे बड़ा होता है, इससे कोई एतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो? अभी सुबह सुबह मेरे पास मिलने आ गए लोग, तमाम डेलीगेशन, और बड़े गुस्से में थे वो। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया है, वहाँ पर ठीक किया जाए, ये कहने के लिए आए मुझे गांव के लोग, उनके गांव के लोग भी थे, सरदार पटेल के गांव के लोग थे। तो ये जो इस प्रकार की जो आपके यहाँ परंपरा डाल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैं उसको किसी रूप में उचित नहीं मानता हूँ। बाकी हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी आप सुनेंगे, उनके मुख्य मुख्य पॉइंट आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर आप जितना हमें सहयोग करेंगे, आर्टिकल लिखना हो, न्यूज़ बनानी हो, आपके ऊपर रहेगा। मीडिया का चौथा स्तंभ है, मैं तो उसको बहुत महत्व देता हूँ ज़िंदगी के अंदर बचपन से ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनिफेस्टो का जो सेंटिटी है, सेंटिटी रखने वाला काम हमारा है, जो पहले नहीं रखी जाती थी। आप सेंटिटी के साथ में हम बात करना चाहते हैं आपसे कि गुजरात के फ्यूचर को देखते हुए, जो आज़ादी के पहले से ही मजबूत राज्य था, कमज़ोर पड़ता जा रहा है समय के साथ साथ में। इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ आ गई है, जो कि आश्चर्यजनक है। महंगाई की मार यहाँ पे भी है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की स्थिति क्या है। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा OPS के बारे में। हिमाचल प्रदेश में तो हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब OPS लागू करें। हमारी सरकार हिल गई वहाँ पर। प्रधानमंत्री को बार बार वहाँ आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें OPS लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर हूँ तब। कौन नहीं चाहेगा? हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया, धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा कि आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी, राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर OPS लागू नहीं करना है। ये उनका ध्येय बन गया है सब लोगों का, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूँ। हमने पूरी स्टडी करने के बाद में NPS का मैंने पहले भी आपको कहा, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, शायद मैंने हिमाचल में कहा होगा, ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा उसका। नंबर 1 हिमाचल में मैंने कहा प्रेस को। नंबर 2 CNAG, वो कह रहा 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अभी तक उसके नियम ही नहीं बने हैं। NPS की जो नई पेंशन योजना है, ना उसके नियम बने हैं, ना प्रोसेस क्या होगा, कैसा अमाउंट कैसे मिलेगा, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए। और NPS चल रही है अभी तक भी, नंबर 2। और नंबर 3 जुडिशियल पे कमीशन ने भी कहा हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए इनको कई राज्यों को खाली जनता को भ्रमित करने के लिए कमेटी बनानी पड़ रही है। हिमाचल भी है। बीजेपी के राज्य क्या कर रहे हैं कि चलो हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है, हम कमेटी बनाते देखते हैं क्या कर सकते हैं, वो टाइम पास करने के लिए। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, कल विजय सीतारमण है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है हम पैसा नहीं लौटाएंगे। जो पैसा जमा हो गया अभी तक हमारा 2004 के बाद में पैसा जमा हो गया है, और वो पैसे के लिए वो कह रही है हम ये पैसा लौटाएंगे नहीं। ये कर्मचारियों को पैसा कटा हुआ है, एक ट्रस्ट बनाया गया है भारत सरकार में, पैसा उसमें जमा होता है, और जो कटता पैसा केंद्र सरकार का या कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का, वो जमा उसमें होता है। अब मुझे बताइए, जो किस्तें जमा हुई है अभी तक, उससे वो इनकार कर रही है। आप वित्त मंत्री हो भारत सरकार की, आप अगर पैसा जो जमा आपके पास ट्रस्टी के रूप में है, और हमने वापस लागू कर दी पुरानी पेंशन योजना, वो हमारा पैसा है, और लौटाने में आप आनाकानी कर रही हो, इनकार कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या इतना दिवालिया हो गया केंद्र सरकार? तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो जो करेगी OPS, उस पैसे को लौटाने में आपको तकलीफ हो रही है। उस पैसे में आपका कैसे अधिकार हो सकता है? जवाब वो दे। स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने डराने के लिए राज्य सरकारों को। हम परवाह नहीं करेंगे, हम तो OPS लागू कर दिया है, लागू होकर रहेगी,
और गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में आपको तकलीफ आ गई है, आंधी चली आपके खिलाफ में है। अभी गुजरात में जनता में आक्रोश है, सब मुद्दों को लेके आंधी चल रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 125 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने, वो पूरा होगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो ये भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रमित होने वाले नहीं, लोग सब समझ गए हैं। और लास्ट बात ये है कि जो मैंने आपको कहा था, ये आप पार्टी फतफत कर रही है यहाँ बैठे बैठे, जिस प्रकार से बोल रही थी गांव में जा करके, जैसे मतलब पूरा गुजरात को उन्होंने कब्जा कर लिया है। बड़ा करिश्मा वाला नेता है केजरीवाल जी कि 6 महीने के अंदर एक स्टेट पे कब्जा कर लेंगे वो। ऐसी दुर्गति उनकी हुई है। मैंने कहा जैसे कूदेगी कांग्रेस मैदान में नजर नहीं आएंगे। आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, गाँव से छिपते हुए फिर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और तो और हिमाचल में जाके आया हूँ, आप बताइए इनको, केजरीवाल जी पूछिए कभी आपके पास मीडिया में आए हो तब, कि भाई एक का जवाब दे दीजिए। आपने गुजरात से ज़्यादा हिमाचल को कैंपेन शुरू किया था आपने, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद में आपको बहुत उत्साह था। आप में पड़ोसी राज्य हैं, आपने खूब रोड शो किए, मैनेजमेंट किया, प्रचार किया, जैसे गुजरात में वो कर रहे हैं, खूब वादे किए वहाँ झूठे सच्चे। आपने अचानक ही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अचानक ही आपने गुजरात से पूरी तरह विड्रॉ क्यों कर लिया? और सॉरी, गुजरात नहीं, हिमाचल से आपने विड्रॉ क्यों कर लिया पूरी तरह? मतलब वहाँ कैंपेन जीरो कर दिया अपना। क्या कारण है इसका? या तो आप बीजेपी जिताना चाहते हो वहाँ पर, आपकी मिली भगत है, इसलिए आपने अपना कैंपेन हिमाचल में विड्रॉ कर दिया है। उम्मीदवार खड़े रखे हैं वोट तोड़ने के लिए कांग्रेस के। ये बहुत बड़ी चाल जो इनकी है, वो खुद एक्सपोज हो गए हैं और जनता कभी गुजरात में स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો। હજી ક્વેશ્ચન આન્સર પછી કરીશું। ખૂબ ખૂબ આભાર ગેહલોત સાહેબ આપનો। હવે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ મહામંત્રી અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટો કમિટી જન ઘોષણા પત્રના ચેરમેન માનનીય શ્રી દીપકભાઈ બાબરિયાને વિનંતી કરીશ કે આ મેનિફેસ્ટોના જે આત્મા છે, બીજા ઘણા બધા મુદ્દાઓ લોકોની વાત જે નીકળીને આવી છે, એ બધી જ વાતો આપણી સમક્ષ રજૂ કરે। માનનીય બાબરિયા સાહેબ। युवा नेता तो गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। बढ़ते आगे, टोंक के देवली से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। इसके चलते वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है, इनफैक्ट बंद हो गया है। खाद की किल्लत को लेकर किसानों में भारी रोष है, जो कि अब सड़कों पर नजर आ रहा है। किसानों का आरोप है कि खाद को लेकर वो लोग 10 दिनों से चक्कर लगा रहे, लेकिन ग्राम सेवक ने खाद वितरण से मना कर दिया। खाद नहीं मिलने से कई किसान बिना खाद के ही वापस लौट रहे हैं। किसानों ने सड़क जाम कर दिया है। टोंक से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर हम आपको टोंक की दिखा रहे हैं। प्रदेश में विद्यार्थियों में आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं में कमी लाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला लिया। दरअसल कोचिंग विद्यार्थियों के मानसिक सम्मेलन और सुरक्षा के दिशा निर्देश 2022 जारी हुए हैं। गाइडलाइंस में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव और अवसाद के निराकरण के लिए मनोचिकित्सकीय सेवा प्रदान करना, प्रवेशित छात्रावासों में निवास स्थान करने वाले विद्यार्थियों की पूरी सुरक्षा उनको देना, उसको सुरक्षा में शामिल करना। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापना होगी। कोचिंग छात्र छात्राओं के लिए सुविधा केंद्र की साफ सफाई का बेहतर प्रबंधन होगा। विद्यार्थियों की दिनचर्या में साइबर कैफेज की सुविधा शामिल करने के दिशा निर्देश शामिल किए गए। गाइडलाइंस में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को IIT और मेडिकल संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में पास न होने की स्थिति में उपलब्ध करियर विकल्पों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा संस्थान छोड़ने की स्थिति में इजी एग्जिट पॉलिसी और फीस रिफंड का प्रावधान भी किया गया है। गाइडलाइंस के तहत एक कंप्लेंट पोर्टल बनाया जाएगा। गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर के सभी कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आवासीय कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डेटा रखने का प्रावधान भी गाइडलाइंस में शामिल है। राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियमित प्राधिकरण विधेयक 2022 के लागू होने तक उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में इस गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, जिसके
उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, गृह विभाग, सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।